इसका नाम अगर देखें, यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ हो गया, यूज पैराम्स, यूज नेविगेट। 6 से 7 हुक पढ़ चुके हैं अभी तक हम, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूज मेमो के बारे में। यूज मेमो, मेमो के नाम से क्या समझ में आ रहा है? मेमो मतलब मेमोराइज करना, वही मेमोरी, ठीक है। हाँ बोलो योगिता। देखो, ये सारे हुक ना कुछ स्टोर ही कर रहे हैं एक तरह से, है ना। बट आप ये सोच लो कि कुछ हुक्स ऐसे हैं जो स्पेशली किसी पर्पस के लिए बने होते हैं, जैसे कि यूज मेमो की अगर बात कर की जाए तो ये एक मेमोरी के टर्म में कैलकुलेशंस को स्टोर करके रखता है अधिकतर, है ना। तो ये कह सकते हैं कि कुछ जो हुक्स है वो हर एक हुक कुछ ना कुछ स्टोर ही कर रहा है, कुछ क्या स्टोर कर रहा है, कुछ क्या स्टोर कर रहा है, कुछ क्या स्टोर कर रहा है। हुक मतलब कि होता है एक फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड है, और जैसे कि हमने एड के लिए फंक्शन बना दिया, डिलीट के लिए एक फंक्शन बना दिया, है ना, और अपडेट के लिए एक फंक्शन बना दिया। इसी तरह से इन्होंने स्टोर करने के लिए अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग हुक बना के रख दिए, है ना, और उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही उन हुक्स में से एक हुक आता है यूज मेमो। यूज मेमो का काम ही क्या है? मेमोराइज करके रखना, है ना। जो कि जैसे सपोज मान लो आप बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हो और उसमें आपको जब तक कि पूरी कैलकुलेशंस खत्म नहीं हो जाती तब तक कुछ चीज को स्टोर करके रखना है ना। या फिर ये कह सकते हो कि आपने कुछ कैलकुलेशंस करके रख ली, जब तक कि आपको नई डिजिट नहीं मिल जाती तब तक आपको वो स्टोर करके रखना है। जैसे कि आपने 10 15 50 ऐड करके रख लिया, ठीक है। अब इतना अमाउंट आपने ऐड करके रख लिया, जब तक कि आप और शॉपिंग नहीं करते और अमाउंट ऐड नहीं होता तब तक कि आपको ओल्ड वाला तो स्टोर करके रखना है ना। उस चीज के लिए इस तरह के फंक्शंस का यूज किया जाता है। और ओल्ड वाला रहेगा, फिर न्यू आएगा आइटम, फिर वो फंक्शन कॉल होगा, फिर उसमें ऐड हो जाएगा, फिर न्यू आएगा, फिर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशंस को ऐड मतलब स्टोर करके इसको री कंप्यूटेशंस में काम लिया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पढ़ के भी यही समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है? इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? ये रहा। अब दिख रहा है ना? ज्यादा बारीक तो नहीं दिख रहा? ये आया समझ में? सपोज अगर यूज मेमो नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको 3 डिजिट मिली 50। मैं एक शॉर्ट एग्जांपल ले रही हूँ ना, बहुत शॉर्ट। 50, 20 और 70 आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया, कितने होते हैं 50 और 70? 140। 50 70 20 मिला के 140 हो गया। अब आपने एक बार स्टोर करके रख लिया, आपने इतने आइटम्स परचेस कर लिए, इतने के आइटम्स परचेस करे और स्टोर भी हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपने फिर से 150 का आइटम हेलो परचेस किया। हाँ। पायल दीदी, हाँ। स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके वेट, स्क्रीन शेयर नहीं है? नहीं शेयर है योगिता, इन लोगों को इसमें तो दिख भी रही है स्क्रीन। तो नहीं हो रही है, मुझे भी नहीं हो रही और अभी उमेश का भी मैसेज आया। स्टोर कर रहे थे उसी पे चलते हैं। 50 प्लस 20 प्लस 70 कितना हुआ? 140। अब ये तो एक बार कैलकुलेशन कर लिया। अब युवराज सोच रहे हैं कि मैं तो 150 की और शॉपिंग करके आ रहे हैं, ठीक है। तो युवराज ने 150 की और शॉपिंग कर ली। अब इस केस में फिर से जोड़ेंगे 50 प्लस 20 प्लस 70 प्लस 150। तो फिर से हमारा पिछला वापस से कैलकुलेशन, हमारा दिमाग भी बिजी हुआ ना यार। कितना होता है 50 प्लस 20? 70। 70 प्लस 70 140। 140 प्लस 150 320, है ना। 330। क्या 330? अभी तो बोला आपने, क्या वो जो कैलकुलेशन था उसका। जो भी हो, हमारा मेन मोटिव है समझना, ठीक है। 10 20 आगे पीछे हुए ठीक है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है। 90 होता क्या? है, 25 लेफ्ट हो गया। ओके। कौन लेफ्ट हो गया? उमेश। इट्स हिज प्रॉब्लम, अपन अपनी दिक्कत नहीं है, अपने को फोकस यहाँ रखना है, क्योंकि मैं 2 मिनट से एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको समझो। काम क्या है अपना यहाँ पर? ओल्ड चीजों, अभी हमने क्या करा, फिर से 50 से लेके 150 तक जोड़ा। अब योगिता चाहती है नहीं मैं 200 की और शॉपिंग करूं। तो हमारा सपोज 350 हो चुका था और फिर 200 की फिर शॉपिंग है, तो फिर से 50 20 70 150 और ये सब जुड़ेगा और फिर वापस से 200 जुड़ेगा। फिर करण सोच रही मैं तो 300 की फिर शॉपिंग कर लूं, तो फिर से 50 20 70 120 140 और जो भी 200 और 300 फिर जुड़ेगा। तो सोचो ऐसे बार बार लिस्ट बनती जाएगी और कैलकुलेशंस कितनी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, और ये कैलकुलेशंस बढ़ती जाएगी, और हम मंथली शॉपिंग, मंथ तक की शॉपिंग कर रहे हैं, कितनी कैलकुलेशंस बढ़ जाएगी। उस केस में हम लोग यहाँ पर ये सोच के रख लेते हैं कि जितनी जितनी कैलकुलेशंस होती जा रही है उसको स्टोर करके रख लेते हैं एक जगह, ओवरऑल टोटल को, समझ लो ये। और उसके बाद हम जो भी नया आता जाएगा ऐड होता जाएगा उसमें, है ना। तो मेमोराइजेशन समझ में आया कि मेमोराइजेशन क्यों करना जरूरी है ना। अब
आपकी अगर मेमोरी अच्छी होती तो आपको बार-बार कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता। आपको याद रह जाता है कि लास्ट टाइम डिजिट इतनी थी, उसी में आप जोड़ लेते। लेकिन आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, इसलिए आपने स्टार्टिंग से काउंट किया और फिर वापस से उसमें ऐड किया। तो वही प्रोग्रामिंग की बात है। यूज़ मेमो क्या करता है, आपकी मेमोरी को अच्छी समझ के वो सारी स्टोर करके रख लेता है और फिर नया आता है तो आइटम को ऐड कर लेता है। तो यही है कि अननेसेसरी रिकम्प्यूटेशन से बच जाते हैं हम, है ना? आया समझ में? जो एग्जांपल दिया, ठीक है। क्यों ये यूजफुल है? इमेजिन यू हैव अ फंक्शन दैट डज हैवी कैलकुलेशंस, मतलब अगर कोई फंक्शन है, हमने हैवी कैलकुलेशंस के लिए बनाया और अगर हम उसको बार-बार अननेसेसरी कॉल करेंगे, है ना? जबकि डिजिट बढ़ ही नहीं रही है, जबकि हमारे कार्ट में आइटम्स हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं, हम परचेज़ ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा बार-बार रीलोड हो रहा है। उससे हमारी वेबसाइट पे तो लोड आएगा ही आएगा ना? उस चीज़ को ना हो, उस चीज़ के लिए हमने यूज़ मेमो यूज़ करते हैं कि लास्ट थिंग को क्या कर ले, रिमेंबर करके रख ले, है ना? जो भी लास्ट कैलकुलेशन थी। इसका सिंटैक्स क्या होने वाला है? हमने ये तो एक वेरिएबल लिया है इसमें स्टोर करवाने के लिए। इसका सिंटैक्स भी ईज़ी सा वही है, यहाँ से यहाँ तक एरो फंक्शन पास किया हुआ है और उसके बाद दूसरा पैरामीटर में अरे पास की हुई है। पहला फंक्शन अरे सॉरी एरो फंक्शन, दूसरा हम अरे पास किए है। यही इसका सिंटैक्स है। आया समझ में? अब इसकी कैलकुलेशन देते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है और हमको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ओनली व्हेन द प्रोडक्ट लिस्ट चेंजेस। देखो क्या है, लेट्स से यू हैव अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड यू वांट टू कैलकुलेट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है। ओनली व्हेन द प्रोडक्ट लिस्ट चेंजेस, नॉट ऑन एवरी रेंडर, मतलब कि हर बार पेज लोड होने पर इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, तब कैलकुलेशन करना है जब क्या हो, मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एड हो उसमें, है ना? अब इसमें हम प्रोजेक्ट देखते हैं कि क्या है इसमें। एक तरह से यहाँ पर हमने क्या करा है, कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट। ये प्रोडक्ट लिस्ट दिख रहा है, ये यहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, दिख रहा है ना? प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा कहाँ से, जहां पर हमने प्रोडक्ट लिस्ट को कॉल किया हुआ है, और जब प्रॉप्स पास करेंगे हम वहां से ना, प्रॉप्स पास करेंगे प्रोडक्ट के नेम को, प्रोडक्ट यहाँ आएगा और उसके बाद ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये प्रॉप्स पास किया हुआ है या नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है ना सभी को, प्रॉप्स पास किया हुआ है। ये कहाँ पर पास किया हुआ, हाँ। जहां से हमने प्रोडक्ट लिस्ट को कॉल किया था, कंपोनेंट को, है ना? इंडेक्स डॉट जेएस एप डॉट जेएस में कॉल करते हैं ना, वहां से प्रॉप्स पास किया होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आया है। अब उसके बाद अंदर आते हैं, हमने इसको अभी इग्नोर कर दो अभी के लिए। इसके बाद जेएसएक्स देख लेते हैं। जेएसएक्स में क्या है, इन जनरल हमने एक बता रखा है, एक हेडिंग है जिसके अंदर प्राइस कैलकुलेट होके आएगा डायनेमिकली, है ना? और यहाँ पर क्या है, बटन क्लिक मतलब बटन बनाया, इसमें क्या है, बटन का नाम रीरेंडर बटन का नाम दे रखा है। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ऑन क्लिक पर ये एरो फंक्शन कॉल होगा। इस एरो फंक्शन के कॉल होने पर सेट काउंट चलेगा। सेट काउंट के चलने पर काउंट में एक बार 1 जुड़ेगा हर एक बार। अभी काउंट की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है। उमेश, सॉरी युवराज, क्या चल रहा है? फोन आया था उसके साथ। हाँ, तो अब ध्यान रहो यहाँ पे, फिर यहाँ से मतलब मेरी लत लय टूट जाती, कहाँ बता रही थी मैं। रीरेंडर पे क्लिक किया, ऑन क्लिक पे गया, ऑन क्लिक पे एरो फंक्शन कॉल हुआ। एरो फंक्शन कॉल होते ही सेट काउंट पे क्या होगा, काउंट प्लस 1 होगा। काउंट की वैल्यू कितनी है इनिशियल में, 0 है ना? ये तो अब इतनी बार कर लिया है कि आपको समझ में भी आने लग गया होगा, है ना? अभी 0 है तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। हुआ या नहीं हुआ 1? और कहाँ स्टोर हो गया, इसके अंदर काउंट के अंदर 1 स्टोर हो गया। अब यहाँ काउंट के अंदर स्टोर हो गया 1। अब ये काउंट यहाँ पर यूज कर लिया हमने कि री रेंडर 1। फिर नेक्स्ट टाइम होगा री रेंडर 2, 3, 4, 5, इतना तो समझ में आ गया। अब भैया इसका क्या काम है, ये भी तो चीज लिखी हुई है, ये क्या काम आएगा, इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या करा है, यूज मेमो यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या चीज हुई है, यहाँ पर ये चीज हुई है कि ये तभी कॉल होगा जब हमारे पास प्रॉप्स में प्रोडक्ट्स आएगा। अगर प्रोडक्ट्स नहीं आया तो बस इसका काम, यहाँ कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, काउंट में वैल्यू बढ़ती जाएगी, खत्म होता जाएगा। प्रोडक्ट्स आया, आ गया, आने के बाद इसको ये पता चला कि इसके अंदर नया प्रोडक्ट है। नया प्रोडक्ट है तो फिर ये चलेगा, प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस करके हमने मेथड लगाई है। फिर वो एरो फंक्शन लगा, वही चीज है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, है ना? 2 आइटम्स हैं इतने, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, क्या इतना सा आपको खुद से समझ में आ रहा है? टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है उसके अंदर और एरो फंक्शन लगा हुआ है, मतलब एरो फंक्शन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर है। ये चीज समझ में आनी चाहिए बात को। सोचो क्या होगा इसके अंदर।
It's तो दीदी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ये तो मतलब आप रिफ्रेश करो, आपकी इधर दिक्कत है इंटरनेट की, इसीलिए आपको मैं बोलती हूँ कि ऑफिस आके ज्वाइन करा करो। आपकी इधर अधिकतर स्क्रीन नहीं शो होती है। देखो इसके लिए हो सकता है, हाँ क्या बोल रहे थे आप, बोलो। ये नीचे भी लिखा हुआ लाइन पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। पायल दीदी, हम्म। मुझे ये चीज तो समझ में आ गई, वो टर्नरी ऑपरेटर। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने यहाँ पे प्राइस कहाँ दी है। मतलब मैक्स है तो मैक्स कहाँ है ऐसे। ये जो प्रोडक्ट नाम का प्रॉप्स पास किया ना, एक्चुअली में ये एग्जांपल पूरा एग्जांपल नहीं है, कंप्लीट एग्जांपल नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है, लेकिन जो प्रोडक्ट पास करेंगे ना इसके अंदर प्राइस भी होगा, उसमें से कैलकुलेशन होगा। दैट मीन्स यहाँ तो समझ में आ रहा होगा ना, आइटम डॉट प्राइस मतलब ये आइटम एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर प्राइस नाम की कोई की होगी, तो आइटम डॉट प्राइस करने में उसकी की आ रही होगी, और वो की देखेंगे कि मैक्सिमम मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू है क्या उससे ज्यादा है, अगर वो ज्यादा है तो आइटम डॉट प्राइस चलेगा, कम है तो मैक्स चलेगा, है ना। तो ये चीज तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल था। मैक्स की वैल्यू दी है ना, मतलब मैक्स की वैल्यू नहीं दी है हाँ, ना, वो आइटम यहाँ के पर नहीं प्राइस दी है की दी एक्चुअल है, में, इसलिए यहाँ मैं पर ये कंप्लीट कंफ्यूज। एग्जाम्पल नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था। रुको मैं उसका कंप्लीट एग्जाम्पल निकालती हूँ, उसका कंप्लीट एग्जाम्पल वो नहीं। अगर इससे हम प्रोजेक्ट की बात करें, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले, यूज मेमो, यूज स्टेट भी हो जाएगा आपका, प्रॉप्स भी हो जाएगा, मैं बता रही थी प्रॉप्स पास भी होगा, री रेंडरिंग लिस्ट कैसे करेंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट वो भी पता चल जाएगा, और इसमें बूटस्ट्रैप तो यूज करने ही वाले हैं। और साथ में ई कॉमर्स वेबसाइट, जो कि आपका मेन प्रोजेक्ट होने वाला है लास्ट में, मतलब कि रिएट का प्रोजेक्ट जब मतलब ये रिएट का कोर्स जब कंप्लीट होगा तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होगी, है ना, लास्ट में। तो उसमें आपको एक छोटे कंपोनेंट के फॉर्म में ये भी काम आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बेच में जो इनिशियल मॉर्निंग में चल रही है, इवनिंग में चल रही है, सौम्या एक ऐसी लड़की है जिसने क्या किया, कोई अलग से खुद से मेहनत नहीं की, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन उन्होंने क्या किया है पता है, जितने मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए थे उन सबको मर्ज करके और एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो आप लोग भी ये चीज कर सकते हो, टास्क मैनेजर, ये सब काउंटिंग और ये सब जो हम बनवाया ना हमने, यूजर लॉगिन, चाहो तो इन सबको मर्ज करके एक पूरा प्रोजेक्ट बन सकता है। तो हम आगे चलते हैं, प्रोडक्ट प्राइस, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस एनालाइजर, ठीक है। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया देखते हैं क्या क्या है। एक ई कॉमर्स डैशबोर्ड बनेगा लाइक अमेजन सेलर सेंट्रल, ठीक है, वेयर द सेलर अपलोड द प्रोडक्ट डिटेल्स द डैशबोर्ड नीड टू शो। मतलब क्या होगा, सेलर जो क्या करेगा, प्रोडक्ट्स को अपलोड करेगा और डैशबोर्ड पर शो होगा, ठीक है। The most expensive product price, okay, but it should not recalculate these values unless product list changes, ठीक है। बिकॉज रिकैलकुलेट, हाँ ये तो वही चीजें मैंने बताया ना, रिकैलकुलेशन बार बार नहीं होगी, क्योंकि उससे क्या होगा, डैशबोर्ड क्या होगा, डाउन हो जाता है, ठीक है। अब यूज मेमो के लिए हमको एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उस प्रोजेक्ट में खिचड़ी ज्यादा नहीं बनाते हुए।